वेलकम टू व्यास आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग 4 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे ये न्यूज़पेपर एनालिसिस और जल्दी आप लोगों के लिए आए। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को व्यास आईएएस के अनलिमिटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर आप जीएस, एसए और सोशियोलॉजी इनके कितने भी आंसर्स आप लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती डेली सबमिशंस पे। PYQs, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट के आप लिख सकते हैं, आपकी कॉपी विदिन 24 आवर्स चेक होकर आ जाएगी। जो हमारे मेंटर्स हैं या तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू अपीयर्ड है, जिनसे आप पर्सनली फिर इसमें मेंटरशिप भी ले सकते हैं। मेंटरशिप का कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इस प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में जो सबसे रिलेवेंट न्यूज़ हमें लगी वो थी 5 पुलिसमैन सेक्ट इन JK इन ड्रग केस। ड्रग और टेरर का केस सामने आया है, जिसमें 5 पुलिस वालों को पकड़ा गया। ठीक है, अब इसमें सीधी सीधी बात यह है कि मामला करप्शन का है। ठीक है, मामला करप्शन का है। जम्मू कश्मीर के LG ने सैटरडे को इन्वोक किया आर्टिकल 311 और इन्होंने जो 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट से आई थी सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि ये खुद नारकोटिक स्मगलिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये मामला करप्शन का है और करप्शन से रिलेटेड आपको थिंकर्स, थ्योरीज पता होने चाहिए, क्योंकि करप्शन का एंगल ऑलमोस्ट हर चीज़ में आ जाता है। ठीक है, मतलब आप अब राव IAS वाला मामला अगर आप देखो तो उसमें भी MCD और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में करप्शन का मामला तो है, चाहे प्रूव्ड नहीं है पर एलिज तो है। तो इन केसेस में आपको करप्शन की थ्योरीज, करप्शन के थिंकर्स, करप्शन का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले अगर करप्शन की बात आती है तो कार्ल मार्क्स का नाम याद आता है। कार्ल मार्क्स ने तो सीधे सीधे ही बोला था, करप्शन अराइजेज फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन इनहेरेंट इन कैपिटलिस्ट सिस्टम। करप्शन को कार्ल मार्क्स ने रिलेट किया था कैपिटलिस्ट सिस्टम से। करप्शन आता है, करप्शन अराइजेज फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसमें रूलिंग क्लास रूल्ड क्लास को मैनिपुलेट करती है खुद का डोमिनेंस बनाने के लिए। तो ये जो कैपिटलिस्टिक वाली चीज़ है ये डेफिनेटली इसमें अप्लाई होती है, क्योंकि व्हेन यू सी द केसेस ऑफ करप्शन, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजीज, कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन इट। बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं, MC जो राव वाला केस हुआ उसमें बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजीज तो लेके चल रही हैं। ठीक है, सारी लेके नहीं चल रही बट एलिगेशंस तो है। ठीक है, और ये जो टेरर वाला केस आया है इसमें भी बड़े बड़े जो स्मगलर्स हैं या जो करोड़पति लोग हैं, रिच लोग हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं इनमें। तक वो ये तो अपना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इनके जरिए और ये सब करवाते हैं, नारकोटिक स्मगलिंग और ये सब। ठीक है, मैक्स वेबर की बात करते हैं। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी पे बहुत बात की है। ठीक है, मैक्स वेबर ने बोला था आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में कोई क्रिएटिविटी नहीं रह जाएगी, सफोकेशन हो जाएगा, वही सेम रूल्स रेगुलेशन रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो करप्शन तो ब्यूरोक्रेसी के फ्रेमवर्क में आना ही है। मैक्स वेबर की प्रेडिक्शन के हिसाब से जो भी रैशनल लीगल अथॉरिटी बन रही है ब्यूरोक्रेसी की, उसमें करप्शन आ ही जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी बिल्कुल बंद हो चुकी है, सफोकेशन हो चुका है। ठीक है, नाउ जोसेफ ने ये यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड्स कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक्चुअली 3 तरह के करप्शन बताए हैं, 3 टाइप्स ऑफ करप्शन। ठीक है, जिसमें एक तो पेटी केसेस है, ग्रैंड है और सिस्टमेटिक है। और इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे होता है। ये इन्होंने साफ साफ बोला था कि करप्शन का सीधा सीधा इम्पैक्ट सोशल ट्रस्ट पे, सोशल स्टेबिलिटी पे होता है, विच यू कैन डायरेक्टली राइट इन योर सोशियोलॉजिकल आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो थिंकर है जिन्होंने करप्शन के बारे में बोला है वो है रॉबर्ट क्लिटकार्ट। ठीक है, रॉबर्ट क्लिटकार्ट इन्होंने तो पूरा फॉर्मूला डेवलप किया था करप्शन से कॉम्बैट करने के लिए। करप्शन पे पूरी बात इन्होंने की। इन्होंने फॉर्मूला भी कौन सा दिया है, C+M+D-A। करप्शन क्यों है? जब मोनोपोली
ठीक है, उसमें डिस्क्रिशन आ गया, मोनोपोली है, डिस्क्रिशन है, और उसमें अकाउंटेबिलिटी नाम मात्र की नहीं है, तो करप्शन हो गया। रॉबर्ट क्लिटगार्ड का सीधा सीधा आप नाम लिख सकते हैं। फिर अगर इंडियन स्कॉलर की बात करें तो अमर्त्य सेन, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा अमर्त्य सेन का। इन्होंने करप्शन को लिंक किया है ब्रॉडर इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, कि अब जैसे करप्शन है, करप्शन सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, कि ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि लोगों को और पैसा चाहिए, पेट नहीं भर रहा जितनी सैलरी है, बट इट इज़ एक्चुअली अ ब्रॉडर इशू ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सोशल प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये जैसे करप्शन है, करप्शन में आप मर्टन की भी अगर थ्योरी अप्लाई करो डेविन्स वाली, तो इनोवेटर वाली थ्योरी है कि आपने सोसाइटी का गोल तो एक्सेप्ट किया रिच होने का, एफ्लुएंट होने का, बट मीन्स आप गलत अपना रहे हो। ठीक है, तो इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी चाहिए आपको, जो अमर्त्य सेन ने भी यहाँ पे बोला है कि ये सोशल प्रॉब्लम है। करप्शन अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड परपेचुएट्स इनइक्वालिटी। ठीक है, करप्शन अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड परपेचुएट्स इनइक्वालिटी। ठीक है, एक और स्कॉलर है वीतो तेंजी। अब एक चीज़ याद रखना आप कि इतने स्कॉलर्स मैं बता रहा हूँ, आप लोग सोचते होंगे क्या ये ज़रूरी भी है जानने। देखो, अगर मैं 10 बता रहा हूँ तो आपको 5 याद रहेंगे, और स्कॉलर्स आप जितना ऐड करते हो सोशियोलॉजी में, जितना सोशियोलॉजिकल टर्म्स यूज़ करते हो, जितना आर्ग्यूमेंट्स को अपने जस्टिफाई करते हो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के जरिए, उतना ज़्यादा आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अब सोल्यूशन पूछ ले अगर कि चलो करप्शन की इतनी बातें तो आपने कर दी, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सोल्यूशन में वीतो तेंजी का नाम आप लिख सकते हो, जिन्होंने बोला था कि इसको रोकना है करप्शन को, तो स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। जैसे लोकपाल, लोकायुक्त हमारे देश में है, बट वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो सॉल्यूशन समझ में आ गया, कॉजेज समझ में आ गया। एक पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग आप ऐड कर सकते हैं फंक्शनलिस्ट का, कॉजेज बताते वक्त कि करप्शन देश में है ही क्यों, तो सोशल पर्सपेक्टिव आप लेंगे फंक्शनलिस्ट का। अब मैंने कल भी आपको बताया था, फंक्शनलिस्ट दे बेसिकली ट्राई टू सी फंक्शंस ऑफ द पार्ट इन ए सोसाइटी। मतलब सोसाइटी बहुत सारे सब पार्ट से बनी हुई है, ये आपको पता है, हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है, वो एग्जिस्ट इसलिए ही कर रहा है सोसाइटी में कि वो कुछ ना कुछ सोसाइटी का फंक्शन पूरा कर रहा है। तो कोई भी सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, भले ही वो चाहे क्राइम वाली चीज़ें हों, भले ही क्रिमिनल इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ भी हो रहा हो, नारकोटिक स्मगलिंग हो रही हो, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का कोई ना कोई फंक्शन पूरा कर रहे हैं। अब आप लोग सोचोगे इसकी करप्शन क्या कर रहा है, तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखें तो मानते हैं चलो मटेरियल एंड मोरल डेंसिटी बढ़ रही है सोसाइटी में। डरकाइम में पढ़ा है ना आपने थ्योरी, मटेरियल एंड मोरल डेंसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। अब इससे क्या हो रहा है, एनमी बढ़ रही है। डरकाइम ने कहा था मोरल मटेरियल मोरल डेंसिटी बढ़ेगी, एनमी बढ़ेगी, और रूल्स वगैरह ब्रेकडाउन होंगे, ये सब होंगे। ठीक है, फंक्शनलिस्ट का व्यू इसमें यह है कि करप्शन से कम ऐसी सोसाइटी जिसमें एनोमी बढ़ चुकी है, रूल्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, कम से कम गवर्नमेंट काम तो कर रही है। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल करप्ट है तो कम से कम उससे उस डिपार्टमेंट का काम तो चल रहा है, कम से कम काम वो कर रहा है। मान लो कोई ऑफिसर है, अब अगर उसको 100 फाइल निपटानी है, तो अगर उसको पैसा मिल रहा है तो कम से कम वो फाइल तो निपटा पा रहा है, उससे इफिशियंसी तो आ पाई है, तो ऑप्टिमल इफिशियंसी अचीव हो रही है करप्शन से। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखें तो करप्शन का सबसे बड़ा कॉज ये करप्शन एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है कि इससे गवर्नमेंट की इफिशियंसी तो बढ़ रही है, तो इसको कंप्लीटली रोका भी नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया? और वैसे सोशल कॉजेज तो और भी हो सकते हैं करप्शन के, इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल इलाइट, अनहेल्थी कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो करप्शन का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ है जो रिलेवेंट है सोशियोलॉजी के लिए, वो है केरला टू अपॉइंट ऑफिसर्स टू एड्रेस कंप्लेंट्स फ्रॉम ट्रांसजेंडर पर्सन। हुआ क्या है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, केरला गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सब में, ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की कंप्लेंट्स को ढंग से अच्छे से एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो
केरला, एक तो सरकार का ये इनिशिएटिव अपने आप में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि चाहे GS1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे GS4 एथिक्स पर्सपेक्टिव से हो, चाहे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हो, दिस इज़ अ वेरी इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन। और हर साल सोशियोलॉजी में जेंडर पर्सपेक्टिव या ट्रांसजेंडर पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है जेंडर पर्सपेक्टिव, सेक्स पर्सपेक्टिव। तो उस केस में यू कैन डायरेक्टली मेंशन दिस पॉइंट। इवन ट्रांसजेंडर्स पे जब भी अगर सवाल आ रहा है और ये इनिशिएटिव आप मेंशन कर रहे हो, इसके साथ बाकी थिंकर्स भी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें और बढ़ेगी कि बाकी थिंकर्स को कैसे कोट किया जा सकता है अब इस केस में। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। तो ट्रांसजेंडर वाला जो क्या इसमें व्यू पॉइंट रहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केरला गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर रही है। ठीक है, तो इससे एक तो ये पॉजिटिव चीज़ है, पहली बात तो ये, इसका इम्पैक्ट अच्छा है, इससे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, सोशल स्टिग्मा कम होगा। ठीक है, और इससे सोशल स्टिग्मा कम होगा, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, और गवर्नमेंट की तरफ से एक टेलर्ड सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही। और अगर थिंकर पर्सपेक्टिव से जोड़ें तो इसमें और क्या पॉजिटिव है, जैसे रॉबर्ट पुत्नम इन्होंने तो साफ ये बोला था कि इन्होंने सोशल इंक्लूजन की थ्योरी दी थी, सोशल इंक्लूजन। तो ऐसे जो स्टेप्स है केरला गवर्नमेंट है, इससे सोशल इंक्लूजन बढ़ता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सोशल इंक्लूजन बढ़ता है। अब ये चीज़ याद रखना कि सोशियोलॉजी में पॉइंट्स आपको यही लिखने हैं, सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा, सोशल स्टिग्मा कम होगा, बट इसको जस्टिफाई करने के लिए किसी थिंकर के साथ एसोसिएट करना है या किसी एग्जाम्पल के साथ एसोसिएट करना है। ठीक है, तो रॉबर्ट पुत्नम की आप थ्योरी यहाँ पे मेंशन करते हो कि सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा, जो रॉबर्ट पुत्नम के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, अगर हम बात करें जूडिथ बटलर की, ठीक है, तो इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, इनके बारे में हम आज भी पढ़ेंगे। इनकी थ्योरी का नाम था जेंडर परफॉर्मेटिविटी। इन्होंने इसमें साफ बोला था कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब समझ में आता है ना, कि कोई मेल या फीमेल सोशली बनता है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है कि कोई मेल या फीमेल है। भगवान ने तो चलो सबको बायोलॉजी वगैरह में सबको अलग अलग बनाया है, ठीक है, बट whenever you say that the person is male or that person is female, the person is man, the person is woman, it is a social construct। तो ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हमने बोल दिया है कि फीमेल ये काम करेंगी, मेल ये काम करेंगे, क्योंकि ये इनकी स्ट्रेंथ है और ये इनकी वीकनेस है। तो जूडिथ बटलर के हिसाब से जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, और जो सोशल कंस्ट्रक्ट है जो सोसाइटी ने बनाया उसको तोड़ा जा सकता है। अगर कोई चीज़ सोशल नॉर्म है या सोशल कंस्ट्रक्ट है तो उसको सोसाइटी चेंज भी तो कर सकती है। ठीक है, तो ट्रू जेंडर आइडेंटिटी यहाँ पे बता सकते हैं, ट्रू जेंडर आइडेंटिटी डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू जेंडर आइडेंटिटी बता के ये बताया जा सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, वर्क इफिशिएंसी की बात की जाए, तो ट्रांसजेंडर भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना बाकी लोग करते हैं। ठीक है, तो जेंडर परफॉर्मेटिव के हिसाब से ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, और अगर इसमें बात करें तो गेल रूबिन की बात हो सकती है। गेल रूबिन, इनका कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। इनका कॉन्सेप्ट था चार्म्ड सर्किल। इसमें इन्होंने बताया था कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, सोसाइटी में दो तरह की हायरार्की बनी गई है, मतलब सोसाइटी ने बांट दिया है सेक्सेस को, दो तरह के सेक्सेस है। एक तो जेंडर या सेक्स वो है जो कि गुड है, नॉर्मल है, नेचुरल है और ब्लेस्ड है, गेल रोबिन ने बोला है। और दूसरा एक तो ये है, दूसरा सेक्स ये है या दूसरे जेंडर वो हैं जो बैड है, एबनॉर्मल है, अननेचुरल है और डैम्ड। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दूसरा जो टाइप है उसका दर्जा दे दिया जाता है। तो जो चार्म्ड सर्किल वाली थ्योरी है कि उन्होंने एक्चुअली एक सर्किल बनाया था कि ये दो तरह के सेक्सेस हैं, ये सेक्सेस हैं जिनको गुड, नॉर्मल, नेचुरल, ब्लेस्ड माना जाता है। ठीक है, सॉरी उल्टा, मतलब इसमें दो तरह के सेक्सेस में इन्होंने हायरार्की बताई थी कि एक तो जो इनर सर्किल है वो आपका, वो जो उसमें इनर
जो वो गुड है, नॉर्मल है, नेचुरल, ब्लेस्ड है, बाहर वाले बैड, एब नॉर्मल, अननेचुरल और डैम्ड है। तो इन्होंने 2 सर्किल बना के बताए थे कि हायरार्की है, जो अंदर है, अंदर वाले जो सेक्सेस है यानी मेल फीमेल, जो बाइनरी सेक्सेस हैं, मेल फीमेल जो नेचुरली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, गुड, नॉर्मल, नेचुरल, ब्लेस्ड है, और अदर जो सेक्सेस हैं वो बैड, नॉर्मल, अननेचुरल, डैम्ड। ठीक है, समझ में आ। इसमें अगर आप पियर बॉडी की थ्योरी अगर आप अप्लाई करते हो पियर बॉडी की, तो इसमें इन्होंने 3 टाइप के कैपिटल बताए थे। आप लोगों को ये थ्योरी रिवाइज करते रहने चाहिए। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ वो या तो थ्योरीज रिवाइज करें या सिलेबस अपना फटाफट कंप्लीट करें। पियर बॉडी ने बताए थे 3 तरह की कैपिटल होती है ना, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक। तो इसमें जो आपका सोशल कैपिटल है वो सीधे सीधे यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आता है। अगर उनके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आप अगर उनके प्रॉब्लम एड्रेस करते हो तो सोशल कैपिटल यहाँ पे बढ़ जाएगा, और इससे बाकी कैपिटल भी बढ़ेगी, सोशल इंक्लूजन भी बढ़ेगा, सोशल ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर टालकिट पार्सन के हिसाब से आप लिख सकते हो कि सोशल इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, सोशल इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। ठीक है, फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के हिसाब से आप लिख सकते हो कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिस तरीके से इंटरेक्ट हो रही हैं, जिस तरीके से बाकी लोगों से इंटरेक्ट करेंगी, वो ज़्यादा ओपन होगा, ज़्यादा फ्री होगा और ज़्यादा सोशल इंक्लूजन वाला होगा। ठीक है, अभी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में अगर हम देखें पर्सपेक्टिव, तो हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं ट्रांसजेंडर से, उनको किसी दूसरे सोसाइटी का दूसरा हिस्सा मान के चलते हैं। ठीक है, सिंबल्स क्या होते हैं, जब भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आती है तो उनके लिए हम अलग अलग सिंबल्स एसोसिएट करने लग जाते हैं। बट नाउ द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव विल से कि यस, अगर सोशल इंक्लूजन होगा तो हमारा इंटरेक्शन करने का जो तरीका है ट्रांसजेंडर से वो भी चेंज होगा, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, और जिसमें आप फिनोमोलॉजिस्ट, अगर आपने जिन लोगों ने फिनोमोलॉजिस्ट एथनोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा होगा उनका भी पर्सपेक्टिव आप इसमें ऐड कर सकते हो कि हमारा जो उनसे इंटरेक्ट करने के पीछे जो मीनिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। और एथनोलॉजिस्ट अगर पर्सपेक्टिव आप ऐड करोगे तो जो मेथड्स हैं उनके इंटरेस्ट करने के वो भी चेंज हो जाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है, पूरा जो ये बिल्कुल सोशियोलॉजी के सिलेबस से रिलेट होता हुआ नज़र आ रहा है ये न्यूज़, वो है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, लेसन फॉर अदर्स। इसमें आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, फार्मर्स वाला टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बात हो रही है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की। जस्ट ए सेकेंड, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, लेसन फॉर अदर्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? इंडिया हैज़ बिकम ए फूड सरप्लस कंट्री। मोदी जी ने खुद ने बोला है इंडिया फूड सरप्लस कंट्री बन गया है, और स्मॉल फार्मर्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी। तो कभी भी हम सोशियोलॉजी में फार्मर्स के बारे में पढ़ते हैं, एक डिबेट हमेशा रहती है स्मॉल फार्मर्स वर्सेस बिग फार्मर्स। वो कोई ना कोई सोशल थिंकर उसके बारे में बात कर रहा होता है जब भी फार्मर्स की फार्मिंग की बात हो रही है। तो जब मोदी जी ने खुद ने कह दिया कि नाउ स्मॉल फार्मर्स आर बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अवर कंट्री, तो जब भी फार्मर का क्वेश्चन आ रहा है सोशियोलॉजी में, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंटली पीएम मोदी ने बोला कि स्मॉल फार्मर्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी, और एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में जो है वो अब सबके लिए एक लेसन बन गया है। ठीक है, या सीधे सीधे अगर इस पर क्वेश्चन आ भी जाए कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में किस तरीके से हो रहा है या किस तरीके से दूसरों के लिए एक लेसन बन रहा है, तो उस केस में भी आपको अगर थिंकर्स ऐड करने हो तो आप क्या थिंकर ऐड कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो सबसे पहले मोड ऑफ एग्रीकल्चर कैसे चेंज हुए, पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी में एग्रीकल्चर के मोड कैसे चेंज हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे, तो पीसी जोशी जो हमारे बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं उन्होंने बोला है एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज इन फ्यूडल मोड। एग्रीकल्चर ब्रिटिश टाइम पे कैसा था? फ्यूडल था। ठीक है, अब धीरे धीरे लेकिन ये फ्यूडल मोड चेंज हो गया है। पहले ये था कि कास्ट और लैंड दोनों के बीच में बड़ा कनेक्शन था, यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो देखा जाता था कि वो अपर कास्ट वाला था, यानी जो हायर कास्ट का था वो उसके पास उतना ही बड़ा लैंड था। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आज ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आज एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका है और बैकवर्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट हो चुका है।
बैकवर्ड जो क्लासेस हैं आपकी वो अपलिफ्ट हो चुकी हैं। आज ऐसा नहीं है कि जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड होगा उस वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कास्ट से ही होगा, ठीक है। AR देसाई, अब देखो ऐसा है कि जो थिंकर्स मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, आप लोगों का इंटरेक्शन इस वीडियो के साथ कैसे बढ़ सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने थिंकर्स भी बताओ, जो आपके दिमाग में जो सोशल पर्सपेक्टिव, जो सोशल थिंकर आपको याद, वो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करो, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और बाकी बच्चे भी कमेंट बॉक्स में जाके और थिंकर्स ऐड कर पाए। अब AR देसाई ने तो साफ बोला था कि कॉलोनियल टाइम्स में फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है। अब वो धीरे धीरे चेंज हो गया है। पहले क्या था, फ्यूडल मोड प्रोडक्शन जो था वो कॉलोनियल सिस्टम ही लेके आए थे, हम पे इम्पोज कर दिया था उन्होंने फ्यूडल मोड, कि बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वो रूल कर रहे हैं स्मॉल फार्मर्स पे। बट अभी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब सोसाइटी में चेंज आ गया है, एग्रीकल्चर में चेंज आ गया है। डेनियल थॉर्नर की बात तो आपको पता है, इन्होंने सर्वे किया था अराउंड 250 विलेजेस का, ठीक है। और इन्होंने बताया कि लैंड रिफॉर्म्स के बाद और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, इन सब से अब एग्रीकल्चर में मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया जा रहा है। अब एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में इनका जो पर्सपेक्टिव था वो मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड था, ठीक है, कि सोसाइटी में मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। उषा पटनायक की बात करें अगर, उषा पटनायक इंडियन सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने ये बोला था कि कैपिटलाइजेशन जो हो रहा है एग्रीकल्चर का वो यूनिफॉर्म नहीं है और बहुत सारे फैक्टर्स पे जुड़ा हुआ है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक बिग फार्मर के पास बहुत सारी कैपिटल है, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके पीछे। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा फार्मर है तो उसके पीछे उसकी ज़मीन का साइज़ है, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है वो है, ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आज के टाइम पे बिग फार्मर कौन होगा। और इस वजह से PM मोदी ने बोला ना कि स्मॉल फार्मर्स आर इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल भी हो रहा है, नेचुरल फार्मिंग भी हो रही है और प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी हो रही है। देखा जा रहा है कि लोग अब घरों में भी फार्मिंग करने लगे हैं, फार्म हाउसेस लोग खुद से बनाने लगे हैं, मतलब काफ़ी एग्रीकल्चर की अब जो संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। भले ही पर वो इनकम जो है वो स्मॉल फार्मर्स की उतनी नहीं है, बट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे BT कॉटन है तो उससे पेस्टिसाइड्स का खतरा भी कम हो गया। वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और BT कॉटन पे भी पूरा क्वेश्चन आ सकता है सोशियोलॉजी में, ठीक है। थिंकर्स वही होंगे, थिंकर्स वैसे ही आपको रिलेट करने पड़ेंगे। जेन बेरमैन इन्होंने भी बोला था, इनका तो जो वर्क था उसका नाम था पैट्रोनेज एंड एक्सप्लॉइटेशन नाम की बुक थी, नाम का इन्होंने वर्क था, इन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया कि कैसे रिलेशनशिप चेंज होता जा रहा है लैंडलॉर्ड्स के बीच में और एग्रीकल्चर वर्कर्स के बीच में। अब पहले वाला रिलेशनशिप नहीं है, अब ये रिलेशनशिप चेंज होता जा रहा है, अब कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेशन वाला रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। फिर योगेंद्र सिंह का पर्सपेक्टिव भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। 7 स्कॉलर्स मैंने बता दिए अब तक, 7 काफ़ी हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको ये भी तो बताना है ना कि अभी भी काफ़ी चैलेंजेस हैं और काफ़ी कुछ किया जा सकता है, तो उसमें आप थोड़ा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं उसमें आप थिंकर्स ऐड करो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है उसमें आपने थिंकर्स ऐड कर दिए, बट क्या चीज़ चैलेंजेस अभी भी हैं या क्या और किया जा सकता है, उसमें आप सोशियोलॉजिकली उसको लिख सकते हो। जरूरी नहीं उसमें आप थिंकर्स ही ऐड करो। योगेंद्र सिंह ने तो बोला था कि कॉलोनियल रूल के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब आ गए हैं और इससे काफ़ी फार्मर्स की कंडीशन इम्प्रूव हुई है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, इनकी वजह से फार्मर्स की कंडीशन इम्प्रूव हुई है, ठीक है। तो सीधे सीधे ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। तो ये 3 न्यूज़ थी जो हमारे हिसाब से सोशियोलॉजिकली पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में हम लोग और न्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी न्यूज़, बड़ी बड़ी न्यूज़ सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। वी नीड योर सपोर्ट एट दिस मोमेंट। ट्राई टू शेयर दिस वीडियो इन एवरी सोशियोलॉजिकल ग्रुप, क्योंकि आई नीड एटलीस्ट 500 व्यूज़ टू मेक इट रेगुलर। डेली बेसिस पर आई नीड 500 व्यूज़। तो कि इसमें मैं पूरा सिलेबस भी आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। आज फार्मर्स का सिलेबस रिवाइज़ नहीं हुआ, करप्शन पे मैंने आपको पॉइंट नहीं बता दिए, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसजेंडर्स पर्सपेक्टिव पे सारे थिंकर्स रिवाइज़ नहीं करवा दिए ना।
तो इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगे, सोशोलॉजिकल सिलेबस से आप रिलेट भी कर पाओगे। और ये तो चलो एक दिन की बात है, सोचो हमने अगर 3-4 महीने भी ये लगातार कर लिया, हमारा सोशोलॉजिकल सिलेबस 5 से 6 बार पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, सारी थ्योरीज रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे थिंकर्स भी मैं लाऊंगा, ऐसी थ्योरीज भी लाऊंगा जो आपके कन्वेंशनल बुक्स में नहीं है, नितिन सांगवान में या किसी भी नोट्स में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।